आइए आज हम बात करते हैं हार्ट मर्मर में डायस्टोलिक मर्मर की। ठीक है, तो डायस्टोलिक मर्मर जब हमको डायस्टोल में जो सुनने को मिलता है, इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं एओर्टिक रीगर्जिटेशन की। ठीक है, तो देखिए एओर्टिक रीगर्जिटेशन ये कैसे जनरेट होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये दिखाएं आपको। तो ये देखिए, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये देखिए हमारी एओर्टा है। देखिए हम यहाँ पे भी बना दी लेफ्ट वेंट्रिकल और ये एओर्टा, और एओर्टा का प्रेशर जो मिनिमम होता है 80 mmHg होता है। ठीक है, 80 mmHg ये होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है डायस्टोल के टाइम पे, ये देखिए 10 mmHg होता है। ठीक है, तो 12 mm या 10 mm 10 से 12 mmHg का होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। और एओर्टिक रीगर्जिटेशन में क्या होता है कि एओर्टिक रीगर्जिटेशन में ये एओर्टिक वॉल जो होता है ये क्लोज नहीं हो पाता है। तो जब देखिए एओर्टिक वॉल क्लोज होता है तो इधर 80 है और इधर 10 है, तो ये तो हमको कोई परेशानी नहीं देखने को मिली क्योंकि वॉल अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वॉल क्लोज होने में परेशानी आएगी, यानी रीगर्जिटेशन होगा, तो क्या होगा कि जब डायस्टोलिक कंडीशन आएगी तो देखिए इधर बीपी ज्यादा है, इधर बीपी कम है, तो यहाँ पे देखिए लगभग हमको 70 mmHg का ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे भी ये वॉल जरा सा भी वीक होगा, फौरन क्या होगा, ये रीगर्जिटेशन को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो ये रीगर्जिटेशन को फैसिलिटेट करेगा, इस वजह से ब्लड इधर से इधर आएगा। और जब ब्लड इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, तो देखिए S1 जो है ये तो बिल्कुल आराम से होगा। S1 हुआ क्योंकि S1 यहाँ पे जब ये क्लोज होगा, जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से ज्यादा होगा, फौरन ये हमारा माइट्रल वॉल क्लोज हो जाएगा। तो माइट्रल वॉल क्लोज होते ही S1 प्रोड्यूस होगा, और S1 प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे क्या है कि शुरू में आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, तब भी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। और आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे ही S1 ओपन होगा, तो ओपन होने में कोई परेशानी नहीं है, तो ओपन होगा तब भी हमको यहाँ पे कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही क्लोज होगा ना, तो क्लोज होते ही देखिए ये S2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो क्लोज जैसे ये क्लोज होगा, यानी पहले रैपिड इजेक्शन फेस आएगी, उसका फिर देखिए रिड्यूस इजेक्शन फेस आएगी। तो रैपिड और रिड्यूस में कोई परेशानी देखने को मिलेगी, और जब रिड्यूस होगी तो इतना रिड्यूस हो जाएगी कि एओर्टा का प्रेशर जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा हो जाए, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम होते होते इससे कम हो जाए, तो ये वॉल बंद होगा। तो जैसे ही बंद होगा तो यहाँ पे S2 सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रीगर्जिटेशन है, यानी बंद होने में परेशानी है, वॉल कमजोर हो गया है, तो यहाँ पे इस वजह से देखिए हमको मरमर सुनाई देगा। और ये मरमर देखिए हमको जो सुनाई देगा, देखिए शुरू में तेज होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में प्रेशर ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे जिस तरह ये डायस्टोलिक कंडीशन यहाँ आएगी, उस तरीके से यहाँ से ब्लड इधर आएगा, इस वजह से प्रेशर कम होगा। इस वजह से देखिए हमको यहाँ पे जो है डिक्रिस्किंडो मरमर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा मैकेनिज्म बता दिए। देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए कि डायस्टोलिक ग्रेडियंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा जो होता है ये 70 mmHg का लगभग हो जाता है, और यही फेवर करता है रीगर्जिटेशन को। ठीक है, तो वॉल यहाँ पे बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे ही वॉल हल्का से भी कमजोर होता है तो यहाँ पे हमको रीगर्जिटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम ये बता दिए क्यों देखने को मिलता है, और यहाँ पे कैसे आवाज सुनाई देती है ये भी देखिए हम बता भी दिए। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिस्किंडो हाई पिच ब्लोइंग मर्मर बेस्ट हेड एट बेस। तो ये बेस पे सुनाई देगा और लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे सुनाई देगा। तो ये हम अभी बताते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, अर्ली डायस्टोलिक। तो देखिए अर्ली डायस्टोलिक, जैसे ही डायस्टोल शुरू होगा तो डायस्टोलिक में देखिए शुरू में ही हमको मर्मर देखने को मिलेगा, और ये डिक्रिस्किंडो मर्मर होगा। ठीक है, तो डिक्रिस्किंडो मर्मर क्या है कि धीरे धीरे इसकी जो है इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे देखिए ऊपर बात करके आए थे एओर्टिक स्टेनोसिस में कि यहाँ पे हमको क्रिस्किंडो डिक्रिस्किंडो मर्मर देखने को मिल रहा है, यानी शुरू में इंक्रीज भी हो रही थी, फिर डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो इंक्रीज भी हो रही थी और डिक्रीज भी हो रही थी, जबकि हमारा एओर्टिक रीगर्जिटेशन में यहाँ पे सिर्फ हमको डिक्रिस्किंडो मर्मर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बताए थे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जब एओर्टिक स्टेनोसिस होती है तो ब्लड जो होता है शुरू में वॉल अच्छे से नहीं ओपन हुआ तो तब भी इधर से फ्लो होगा, और धीरे धीरे इंक्रीज होता है। लेकिन जिस तरीके से ये लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कम होता है उस तरीके से फिर ये डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमको क्रिस्किंडो डिक्रिस्किंडो मर्मर देखने को मिल रहा था, जबकि एओर्टिक रीगर्जिटेशन में हमको सीधा डिक्रिस्किंडो मर्मर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लड वापस आ रहा है। तो शुरू में ज्यादा ब्लड वापस आएगा, तो शुरू में ज्यादा मर्मर होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। ये चीज हो गई। और ये देखिए मोस्टली जो होता है ना ये हाई पिच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमको एओर्टिक वॉल में परेशानी देखने को मिलेगी तो ये हमको हाई पिच मर्मर देखने को मिलेगा। तो ये हाई पिच मर्मर होगा, यानी ये सॉफ्ट ब्लोइंग होगा। ठीक है, तो देखिए हाई पिच होगा यानी सॉफ्ट ब्लोइंग होगा। और कहाँ सुना जाएगा, इसकी बेस्ट लोकेशन क्या होगी, तो देखिए बेस्ट हेड एट बेस। ठीक है, तो बेस पे ज्यादा सुना जाएगा। और बेस पे कब ज्यादा सुना जाएगा, देखिए दो कंडीशन होती है। एक होता है कि ये एओर्टिक रूट डायलेशन की वजह से हो, और दूसरा ये होता है कि वल्वुलर डिजीज की वजह से हो। ठीक है, तो देखिए एओर्टिक रूट जैसे ना कि एओर्टा डायलेट हो जाए, तो एओर्टा जब यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, एओर्टा जब डायलेट हो जाएगी तो ये वॉल अच्छे से क्लोज नहीं हो पाएगा। तो अगर एओर्टिक रूट डायलेशन की वजह से हमको मर्मर देखने को मिल रहा है तो हमको ये क्या है, ये एओर्टा वाले हिस्से में ज्यादा सुनाई देगा, यानी बेस पे ज्यादा सुनाई देगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाएं हम, ये देखिए बेस पे हमको ज्यादा सुनाई देगा अगर एओर्टिक रूट डायलेशन की वजह से हमको मर्मर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हुई। और दूसरा क्या बताया गया कि देखिए यहाँ पे बताया गया कि अगर वल्वुलर डिजीज की वजह से हो रहा है तो ये लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे ज्यादा सुनाई देगा। तो देखिए वल्वुलर डिजीज से अगर हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ये जो लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर है, ये देखिए लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर यहाँ पे ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है, तो अगर एओर्टिक रूट डायलेशन की वजह से हमको एओर्टिक रीगर्जिटेशन देखने को मिल रहा है तो ये हमको एओर्टिक एरिया में
ज्यादा सुनाई देगा, और अगर हमको वल्वुलर डिजीज की वजह से एओर्टिक रिगर्जिटेशन देखने को मिल रहा है तो ये हमारा जो है लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एओर्टिक रिगर्जिटेशन जो बताया गया है यही बताया गया कि अगर वल्वुलर डिजीज है तब, ठीक है, और एओर्टिक रूट डायलेशन अगर हो रहा है तो हमको यहाँ पे सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक, तो ये चीज हम बता दिए, और यही यहाँ पे भी लिखा भी गया। देखिए क्या बताया गया कि अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिस्किंडो हाई पिच्ड ब्लोइंग मर्मर बेस्ट हेड एट बेस, तो सबसे अच्छा ये बेस पे सुनाई देता है, और किस कंडीशन में, अगर एओर्टिक रूट डायलेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे सबसे अच्छा सुनाई देता है अगर वल्वुलर डिजीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज हम बता दिए। और देखिए ये जो होता है ना, ये हमारा हाई पिच भी होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अभी तक हम यहाँ पे जो बात किए, यहाँ पे हमारे एओर्टिक वॉल में परेशानी की वजह से हमको रिगर्जिटेशन देखने मिल रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये इधर से होता है ना, तो ये जो वॉल लीफलेट है ना, ये वॉल लीफलेट भी इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल जो होता है माइट्रल वॉल, इसका एंटीरियर लीफलेट ये इंजर्ड हो जाता है, और अगर ये इंजर्ड होता है ना तो हमको लो पिच मर्मर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एंटीरियर लीफलेट इंजर्ड हो जाता है तो हमको लो पिच मर्मर देखने को मिलता है, यही यहाँ पे लिख दिए, तो ये भी हमको कभी कभी देखने को मिलता है, तो यही लिखे कि मे बी लो पिच। ठीक है, कभी कभी लो पिच मर्मर हमको देखने को मिलता है, और क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटीरियर माइट्रल लीफलेट। ठीक है, तो एंटीरियर माइट्रल लीफलेट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इस वजह से हमको लो पिच मर्मर सुनने को मिलता है, और ये जब लो पिच मर्मर सुनने को मिलता है ना तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। ठीक है, तो ये ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर भी हमको एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता है, लेकिन जब माइट्रल वॉल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और माइट्रल वॉल का जो एंटीरियर लीफलेट है ये जब डिस्प्लेस होता है तब हमको सुनने को मिलता है, और वरना नॉर्मल एओर्टिक रिगर्जिटेशन में हमको हाई पिच मर्मर सुनने को मिलता है। ठीक है, तो हाई पिच मर्मर सुनने को मिलता है, और इसकी दो लोकेशन होती है, दोनों उसके हिसाब से कि कहां पे सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाई पिच हमको देखने को मिलता है, एओर्टिक रूट डायलेशन में ये हार्ट का जो बेस है वहां पे सुनाई देता है अच्छा, और अगर ये वल्वुलर डिजीज की वजह से हो रहा है तो हमको एक्सटर्नल बॉर्डर पे सुनाई देता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे किसके कॉज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारी चीजें हमें भी बता दी आपको, और उसका फिर देखिए अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं। तो कॉजेज देखिए मेन 4 कॉज हैं। ठीक है, ये मेन 4 कॉज हैं, इस 4 कॉज को हम याद रखेंगे BEAR से। तो BEAR से क्या है कि बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल, तो बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल जो होता है ये हमारा एओर्टिक रिगर्जिटेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो एओर्टा का जो हमारा वॉल होता है ये ट्राइकस्पिड होता है, लेकिन अगर बाइकस्पिड है तो ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन कॉज करेगा। और देखिए बाइकस्पिड हम बता क्या है कि बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल जो होता है ये एओर्टिक स्टेनोसिस भी कॉज कराता है। ठीक है, तो यंगर में एओर्टिक स्टेनोसिस कॉज कराने का भी मेन इटियोलॉजी या मेन रीजन जो था ये हमारा बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल था। यहाँ पे देखिए हम ऊपर बता के आए हैं, ये देखिए कि एओर्टिक स्टेनोसिस जो होता है ये 60 साल से ज्यादा वाले में कैल्सिफिकेशन और डिजेनरेशन पे देखने को मिलता है, जबकि हम बात कर ले यंगर पेशेंट में तो यहाँ पे देखिए बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल का कैल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, तो बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल ये एओर्टिक स्टेनोसिस भी कराता है, और यही बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल जो होता है ये हमारा एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी कराता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इसको इसलिए रिलेट कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे भी था यहाँ पे भी कैसे हुआ, तो दोनों जगह ये दोनों कॉज करा सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ट्राइकस्पिड होता है, लेकिन अगर बाइकस्पिड हुआ तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन दोनों कराएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल। और दूसरा देखिए एंडोकार्डाइटिस में भी हमको देखने को मिलता है, और तीसरा देखिए एओर्टिक रूट डायलेशन। तो देखिए हम बताया ना कि एओर्टिक रूट डायलेशन की वजह से अगर हमको देखने को मिलेगा तो ये हार्ट के बेस पे सबसे अच्छा सुनाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पीछे बता क्या है, और देखिए हमको रूमेटिक फीवर की वजह से भी एओर्टिक रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि रूमेटिक फीवर में जो हमारा वॉल इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले हमारा माइट्रल वॉल इन्वॉल्व होता है, उसके बाद हमारा जो होता है ये एओर्टिक वॉल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो माइट्रल वॉल सबसे पहले इन्वॉल्व होगा, उसके बाद एओर्टिक वॉल इन्वॉल्व होता है, तो एओर्टिक वॉल के इन्वॉल्व होने की वजह से हमको रूमेटिक फीवर की कंडीशन में एओर्टिक रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। तो ये 4 मेन हो गए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और 3 हम लिख दिए, ये देखिए हमारे बेजेट्स डिजीज, IgG4 रिलेटेड डिजीज और कोगेंस सिंड्रोम, इन सारे कंडीशंस में भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे देखिए क्वाड्रिकस्पिड वॉल, टकायासु आर्थराइटिस और एनकाइलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो इन तीनों कंडीशंस की वजह से भी हमको एओर्टिक रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। और देखिए इन तीनों को हम यहाँ क्यों लिखे, इन तीनों को यहाँ क्यों लिखे, तो इसलिए लिखे ना क्योंकि ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों और ये रूमेटिक फीवर, ये चारों जो होते हैं ये वॉल के लीफलेट में इशू क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये चारों वॉल लीफलेट में इशू क्रिएट करते हैं, जबकि हमारे ये तीनों जो होते हैं बेजेट डिजीज, IgG4 रिलेटेड डिजीज और कोगेंस सिंड्रोम, ये तीनों एओर्टिक रूट डायलेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको याद रख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये BEAR जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और उसका फिर देखिए यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा प्रेजेंटेशन में, देखिए वाइड पल्स प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। तो पल्स प्रेशर ये बहुत ज्यादा वाइड होगा, क्यों वाइड होगा, तो देखिए नॉर्मल क्या था यहाँ पे मैं आपको दिखाया पहले कार्डियक साइकिल में, ये देखिए जैसे ही ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर देखिए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते 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 जैसे ये एओर्टिक प्रेशर को पहुंचता है, तो एओर्टिक प्रेशर को पहुंचने के बाद क्या होता है, एओर्टिक वॉल जो होता है ओपन हो जाता है। तो एओर्टिक वॉल और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर साथ साथ इंक्रीज होता है। तो पहले रैपिड इजेक्शन फेज आई, फिर रिड्यूस इजेक्शन फेज आई, यानी वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होने लगा। और डिक्रीज होते होते जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से कम होता है तो फौरन यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने लगा, और ये एओर्टिक वॉल जो होता है ये क्लोज हो जाता है, और यहाँ पे H2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, H2 प्रोड्यूस हुई, और यहाँ पे देखिए एओर्टा में जो प्रेशर था ये अपना एओर्टा का प्रेशर बना रहता है। ठीक है, देखिए एओर्टा का प्रेशर ये लगभग 80 mmHg तक धीरे धीरे बना रहता है। ठीक है, तो मिनिमम 80 में आता है, तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे आप पल्स देखेंगे तो देखिए ये जो पल्स होता है ना, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक पल्स, इसी को हम बोलते हैं। तो पल्स प्रेशर सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक ये देखिए इतना है, लेकिन एओर्टिक
रिगर्जिटेशन के केस में क्या है कि वॉल जो है ये क्लोज नहीं हो पाएगा अच्छे से, वॉल अच्छे से क्लोज नहीं हो पाएगा। तो जिस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा, इसी तरीके से हमको एओर्टा का भी प्रेशर डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो फिर जब एओर्टा का भी प्रेशर डिक्रीज होने को मिलेगा तो देखिए कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पल्स प्रेशर हमारे यहाँ हो गया कि सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पल्स प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम दिखाए भी हैं, ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ से देखिए ऐसे हुआ तो यहाँ पे वॉल आपका ओपन हो गया, और देखिए हालांकि ये कम था प्रेशर, ठीक है। प्रेशर आपका नॉर्मल 80 mm होना चाहिए था, लेकिन कम क्यों हुआ? क्योंकि वापस ब्लड फ्लो हुआ। तो जब वापस ब्लड फ्लो होगा तो एओर्टा में ब्लड रुकेगा नहीं, इस वजह से एओर्टा का प्रेशर कम हो गया। इसी वजह से देखिए यहाँ पे वॉल ओपन हुआ और यहाँ से देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा का प्रेशर बराबर रहा। और फिर यहाँ पे आगे देखिए क्लोज होना तो चाहा, लेकिन क्लोज नहीं हो पाया अच्छे से। जब क्लोज अच्छे से नहीं हो पाया तो यहाँ से ब्लड रुका नहीं, ब्लड बल्कि देखिए निकलता रहा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर तो बहुत तेज कम हो गया, और देखिए एओर्टा का प्रेशर कम होने लगा। तो एओर्टा का जब प्रेशर कम हुआ, इस वजह से आप देखिए यहाँ पे लार्ज पल्स प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। तो लार्ज पल्स प्रेशर इसी वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अगर आपको एक्सप्लेन करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डायस्टॉल के टाइम पे इसका प्रेशर इसके प्रेशर से कम होता है तो फौरन ये वॉल क्लोज हो जाता है, और फिर ये डायस्टॉल करती रहती है, लेकिन वॉल बंद होने की वजह से यहाँ के प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही ये वाला वॉल खराब हो जाएगा, यानी यहाँ से अच्छे से बंद नहीं हो पाएगा, तो जब ये H2 प्रोड्यूस होगा यानी वॉल बंद होगा, उसके बाद लीकेज होगी, इस वजह से इसका प्रेशर घटता रहेगा। जब इसका प्रेशर घटता रहेगा तो क्या होगा कि हमको पल्स प्रेशर जो होगा ये इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है इसके बीच का गैप जो है ये बढ़ जाएगा। तो यही आप बताया गया कि लार्ज पल्स प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ही बताया गया कि वाइड पल्स प्रेशर, तो वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। और देखिए इसको हम हिल साइन भी बोलते हैं। और हिल साइन कब बोलते हैं ना, कि जब सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो जाता है तो सिस्टोल के टाइम पे हार्ट बहुत तेज ब्लड बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाएगी। और देखिए डायस्टोल के टाइम पे क्या होगा कि डायस्टोल के टाइम पे सीवियर रिगर्जिटेशन हो गया तो यानी अच्छे से बंद ही नहीं होगा, एकदम पूरा ब्लड वापस आएगा, तो डायस्टोलिक बीपी बिल्कुल एकदम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लगभग 0 के आसपास आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा जब पल्स प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो जब बहुत ज्यादा होता है तो अपर लिम्ब ज्यादा अफेक्टेड होती है, लोअर लिम्ब कम अफेक्टेड होती है। तो इस वजह से अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बीच का गैप जो होता है ये 20 mmHg का हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं हिल साइन, ठीक है। तो ये हिल साइन क्या होता है कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बीच का जो गैप होता है इसको हम हिल साइन बोलते हैं। तो हमको ये हिल साइन याद रखना है। मैकेनिज्म खाली बता दिया, लेकिन मैकेनिज्म इसी वजह से लिखे नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जब ये सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो जाता है तो हमको हिल साइन देखने को मिलता है। और उसके अलावा देखिए हमको पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स देखने को मिलता है। तो ये पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स का होता है कि जब आप फीमोरल पल्स देखोगे ना तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत तेज होगा और उसका फिर डिक्रीज होगा, बहुत तेज होगा डिक्रीज होगा। तो ऐसे जैसे पिस्टल शूट होती है ना, उस तरीके से हमको पल्स देखने को मिलेगा फीमोरल आर्टरी पे। तो इसी को हम बोलते हैं पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स। तो ये देखने को मिलेगा। और देखिए हमको पल्सिंग नेल बेड, जिसको हम क्विंकी पल्स बोलते हैं, तो हमको क्विंकी पल्स देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं आपको, जैसे आपका ये नेल है ना, तो नेल को देखिए आप यहाँ से दबाए तो दबाने पे देखिए आपका एरिया जो हुआ ये व्हाइट हुआ और ये देखिए रेडिश एरिया है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है और ये कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट जब रहता है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ पे लार्ज पल्स प्रेशर की वजह से यानी सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाती है और डायस्टोलिक बीपी कम हो जाती है। तो जब ये चीज हुई तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना ये फ्लक्चुएट करेगा, ऐसे ऐसे जिस तरह से आपका सिस्टोल और डायस्टोल होगा ना ये फ्लक्चुएट करेगा। इसी को हम बोलते हैं क्विंकी पल्स, ठीक है। तो हमको क्विंकी पल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बताया कि वाइड पल्स देखने को मिलेगा, पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स देखने को मिलेगा और हमको क्विंकी पल्स देखने को मिलेगा। ये तीनों चीज हम क्लियर कर दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा बताया गया कि अगर ये सीवियर या क्रोनिक हो रहा है तो यहाँ पे हमको हाइपर डायनेमिक पल्स और हेड बॉबिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाइपर डायनेमिक पल्स देखने को मिलेगा, इस तरीके से हेड बॉबिंग, हेड बहुत ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको हेड बॉबिंग देखने को मिलेगा, ये सीवियर या क्रोनिक होगा। और जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा तो हमको लेफ्ट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इधर से इधर का ग्रेडियंट ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल इधर से पंप कर रहा है वापस आ जा रहा है, इधर पंप कर रहा है इधर वापस आ जा रहा है, तो ऐसा होगा तो हमको लेफ्ट हार्ट फेलियर तो देखने को मिलेगा ही। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा बता दिए आपको। और यहाँ पे देखिए हम मैनेजमेंट भी अब आपको बता दें, तो मैनेजमेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं। अच्छा यहाँ पे पहले हम ये बता दें आपको कि 2 कंडीशन ऐसी होती है जो इस एओर्टिक रिगर्जिटेशन को एग्जासर्बेट करती है, यानी इसमें कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाती है। तो देखिए 2 कंडीशन वो कौन कौन सी होती है, देखिए मैं बताएं कि एक नॉक्टर्नल एंजाइना, ठीक है। तो नॉक्टर्नल एंजाइना में क्या होता है कि मैकेनिज्म हमारा क्या होता है कि नाइट के टाइम में ब्रेडिकार्डिया होता है। और जब नाइट के टाइम में ब्रेडिकार्डिया होगा तो देखिए हम मैकेनिज्म बता दे रहे हैं, लेकिन हमको खाली इतना याद रखना कि नॉक्टर्नल एंजाइना और सिस्टमिक हाइपरटेंशन ये दोनों जो होते हैं ये एग्जासर्बेट करते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन को। कैसे करते हैं हम मैकेनिज्म बता रहे हैं। तो देखिए नॉक्टर्नल एंजाइना में क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया एट नाइट में ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग डायस्टोल, तो डायस्टोल ज्यादा हो जाता है। और जब डायस्टोल ज्यादा हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग जो होगी ये ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग ज्यादा होगी इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड भी ज्यादा बाहर फेंकेगी, ठीक है। जब ब्लड बाहर ज्यादा फेंकेगी यानी ज्यादा निकालेगी बाहर, रिजेक्शन फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा यानी ज्यादा बाहर ब्लड जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ से एओर्टा का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब एओर्टा का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इस वजह से आपको रिगर्जिटेशन का चांस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो रिगर्जिटेशन का चांस ज्यादा देखने को मिला, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे एओर्टा का प्रेशर इंक्रीज हो गया, एओर्टा का प्रेशर इंक्रीज हुआ, रिगर्जिटेशन भी ज्यादा हुआ। और जब रिगर्जिटेशन ज्यादा होगा तो ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन है ना
ये कोरोनरी सर्कुलेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट इधर ज्यादा क्रिएट हो गया। जब यहाँ से यहाँ ब्लड ज्यादा गया तो ग्रेडियंट ज्यादा क्रिएट हो गया, इस वजह से हमको यहाँ पे कोरोनरी सर्कुलेशन डिक्रीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से देखिए रिगर्जिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से देखिए हमको एंजाइना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दिए कि एंजाइना क्यों देखने को मिलता है, मैकेनिज्म पूरा बता दिए कि यहाँ ब्रेडिकार्डिया की वजह से फीलिंग ज्यादा होगी, फीलिंग ज्यादा होगी, जिस बाहर ज्यादा निकलेगा, बहुत ही इफेक्ट से इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और इसी वजह से डिगर्जिटेशन का ज्यादा होगा और हमको कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन जो होगा ये डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म बता दिए। और सिस्टमिक हाइपरटेंशन में कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान है कि एओर्टिक प्रेशर सिस्टमिक हाइपरटेंशन में इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा और जब ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा तो रिगर्जिटेशन हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में हमको रिगर्जिटेशन इंक्रीज देखने को मिल रहा था। तो यही बताया कि एक्सासर्बेटिंग फैक्टर दो होते हैं, एक नॉक्टर्नल एंजाइना और दूसरा सिस्टमिक हाइपरटेंशन। और उसके बाद रिलीविंग फैक्टर की भी अगर हम बात कर लें तो देखिए एक्सरसाइज, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोप्रोसाइड, ये तीनों क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं, तो इस वजह से ये रिलीविंग फैक्टर होते हैं। क्योंकि वैसोडाइलेशन होगा तो एओर्टिक प्रेशर जो होगा ये कम हो जाएगा और जब एओर्टिक प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे रिगर्जिटेशन जो हो रहा था यहाँ पे ये कम होगा। ठीक है, तो यही रिगर्जिटेशन को ये कम कर देंगे। तो हम बताया कि रिलीविंग फैक्टर हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिए। और उसका फिर देखिए यहाँ पे हम इसके ट्रीटमेंट की भी बात कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि मैनेजमेंट में हम एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट करते हैं। तो एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट देखिए हम सिम्टोमेटिक पेशेंट में करते हैं, क्योंकि अगर सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है तो सिम्टोमेटिक पेशेंट होगा और यहाँ पे हम एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट करते हैं। और अगर एसिम्टोमेटिक है ना तो यहाँ पे हम 55-50 रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर एसिम्टोमेटिक एओर्टिक रिगर्जिटेशन का पेशेंट है तो यहाँ पे हम 55 और 50 का रूल फॉलो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में हम एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट करते हैं। और करते हैं क्या है इसमें देखिए, तो इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 50% से कम हो रहा है तब भी हम एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट कर देंगे। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का एनसिस्टोलिक डायमीटर जो होता है ये 50 mm से ज्यादा हो रहा है तब भी हम यहाँ पे एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो ये हमारा एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट यही ट्रीटमेंट होता है। तो सिम्टोमेटिक में डायरेक्ट कर देंगे और एसिम्टोमेटिक में 55-50 रूल हम फॉलो करते हैं। और ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो टॉपिक कंप्लीट हो, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज और लिख दिया कि एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन क्या होता है। तो एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन जब हमको एक्यूट कंडीशन देखने को मिले तो इसमें क्या होगा, हमको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। क्योंकि जब एक्यूट रिगर्जिटेशन होता है ना तो अचानक देखिए हम बताएं यहाँ पे देखिए जैसे एक्यूट ये रिगर्जिटेशन हुआ अभी तक नहीं था, एक्यूट जैसे होगा फौरन यहाँ पे ना लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो इस वजह से यहाँ पे एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा और जब एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा इस वजह से देखिए हमको पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जब पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा तो इस वजह से हमको पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही हम पता है कि जब एक्यूट होगा तो यहाँ पे हमको पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, तो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा बताया ना, क्योंकि जब ये पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम में फ्लूइड लीक करेगा, इस वजह से हमको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम बता दिए कि हमको एक्यूट पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। और इसके कॉज क्या हो सकते हैं, तो देखिए कॉज हम चारों बता दिए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एओर्टिक डिसेक्शन और रप्चर ऑफ साइनस ऑफ वाल्सरवा। तो ये कॉज बता दिए यहाँ पे, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। और ट्रीटमेंट में इसमें हम इमीडिएट ट्रीटमेंट में नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं। और डिफिनेटिव मैनेजमेंट हमारा जो होता है ये एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, जो एक्यूट वाली कंडीशन थी इसको भी हम बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा एओर्टिक रिगर्जिटेशन अच्छे से आपको बता दिए, हर चीज बता दिए। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे बताया कि ये होता क्यों, क्योंकि एओर्टिक वॉल कमजोर हो जाता है, जिस वजह से अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता। और इसको फेवर कौन करता है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेडियंट जो होता है 70 mmHg का ग्रेडियंट इसको और ज्यादा फेवर करता है। और यहाँ पे हमको मरमर कौन सा सुनाई देगा, तो मरमर हम बताएं कि यहाँ पे हमको अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिस्किंडो हाई पिच मरमर देखने को मिलेगा। और ये दो जगह अच्छा सुनाई देता है, अगर एओर्टिक रूट डायलेशन की वजह से देखने को मिल रहा है तो ये बेस पे अच्छा सुनाई देगा। और अगर ये वॉल्वुलर डिजीज से हो रहा है एओर्टिक रिगर्जिटेशन तो ये हमको एक्सटर्नल बॉर्डर पे अच्छा सुनाई देगा। और यहाँ पे चार मेन कॉज हम बता रहे हैं कि BEAR से याद रखेंगे कि बाइकैस्पिड एओर्टिक वॉल और एंडोकार्डाइटिस और इसी तरीके से एओर्टिक रूट डायलेशन और हमारा रोमैटिक फीवर। तो ये चार मेन होते हैं और एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 थे, ये भी हमें यहाँ पे बता दिए। और उसके अलावा हमको यहाँ पे मेन चीज क्या देखने को मिलेगी, तो वाइड पल्स प्रेशर, पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स और क्वीन की पल्स, ये 3 हमको मेन चीज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे हार्ट फेलियर भी देखने को मिलेगा। और मैनेजमेंट हम बताया कि एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट ये हमारा मैनेजमेंट होता है। अगर सिम्टोमेटिक है डायरेक्ट हम कर देते हैं और एसिम्टोमेटिक है तो 55 और 50 रूल हम फॉलो करते हैं, ये चीज हम बता दिए। और एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन के बारे में बता दिए कि एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन जो होता है कि यही एक्यूट कंडीशन होती है, इस वजह से हमको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। और पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा और इसके हम 3 कॉज बता दिए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह ये इसके कॉज हैं। और यहाँ पे भी मैनेजमेंट में हम वही नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं। और डिफिनेटिव मैनेजमेंट में हमारा एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट ही होता है। और यहाँ पे देखिए जो पल्स प्रेशर होता है इसको एक बार फिर से हम बता दें, तो देखिए पल्स प्रेशर 2 वजह से इंक्रीज होता है। एक देखिए कि आपका सिस्टोलिक बीपी भी लगभग इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक बीपी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि आपका
आउटपुट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होता है और डायस्टोलिक बीपी डिक्रीज होता है, इस वजह से हमको लार्ज प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर दिए। और यहाँ पे देखिए हम बताएं कि हमको ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर भी देखने को मिलता है अगर हमारा माइट्रल वॉल इन्वॉल्व हो रहा है एओर्टिक रीगर्जिटेशन के साथ तब। ठीक है, और इसमें ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर में क्या होता है कि यहाँ पे लो पिच होती है, जबकि नॉर्मल माइट्रल रीगर्जिटेशन में हमारा हाई पिच होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दी है। और यहाँ पे S1 और S2 के बीच में कोई परेशानी नहीं है कि S2 के बाद ही हमको डिक्रिस्किंडो हाई पिच मर्मर देखने को मिलता है, इसी वजह से यहाँ पे इसको डायस्टोलिक मर्मर में क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो यही अर्ली डायस्टोलिक मर्मर में हमको एओर्टिक रीगर्जिटेशन का मर्मर सुनाई देता है। और अगर हम हार्ट साउंड की बात करें तो हार्ट साउंड में एओर्टिक रीगर्जिटेशन से बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो बहुत माइनर होता है, तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हार्ट साउंड में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं आपकी। तो ये पूरा हमारा एओर्टिक रीगर्जिटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे माइट्रल स्टेनोसिस की।